आपने रिसेंटली सुना होगा कि 1600 करोड़ लोगों का जो डेटा है वो लीक हो चुका है। इसको हम डेटा ब्रीच भी कहते हैं। तो आजकल के डिजिटल युग में हम अपना डेटा, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो कई सारी जगहों पे शेयर करते हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर शॉपिंग वेबसाइट या फिर न जाने ऐसी कैसी वेबसाइट जहाँ पे हम अपनी पर्सनल डिटेल, हम पर्सनल जानकारी शेयर करते हैं। और यही जानकारी जब उन प्लेटफॉर्म से या फिर उन जगहों से जहाँ पे हमने शेयर किए उनसे लीक हो जाती है, तो उसको डेटा ब्रीच या फिर डेटा लीक कहा जाता है। तो आखिरकार ये डेटा लीक होता क्या है और इसमें कौन सा डेटा आता है? तो सबसे पहले हमारा जो पैन कार्ड डिटेल होती है या फिर आधार डिटेल होती है, बैंकिंग डिटेल होती है, सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल होती है, ये सारी डिटेल अगर हमारे अलावा किसी और को पता चल जाती है, यानी जिस प्लेटफॉर्म पे हमने लॉगिन किया है, मानो फेसबुक पे लॉगिन किया है, व्हाट्सएप पे लॉगिन किया है, इंस्टाग्राम पे लॉगिन किया है या फिर कई सारी वेबसाइट पे हमने लॉगिन करके रखा है, बैंकिंग डिटेल दे के रखी है, तो वहाँ से हमारी बैंकिंग डिटेल अगर चोरी हो जाए, मतलब लीक हो जाए, हमारी जो सोशल मीडिया की लॉगिन डिटेल है या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल है, डेबिट कार्ड डिटेल है, ये उन प्लेटफॉर्म से लीक हो जाती है, तो फिर उसको हम डेटा लीक या फिर डेटा ब्रीच कहते हैं। तो ये डेटा लीक और डेटा ब्रीच आखिर होता कैसे है, कैसे किया जाता है? तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है फिशिंग अटैक का। ये फिशिंग अटैक कैसे किया जाता है? तो जो आपका प्लेटफॉर्म होता है, जैसे फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन प्लेटफॉर्म है, तो उनके नाम से ही एक ऐसा ईमेल आईडी क्रिएट किया जाता है या फिर ऐसी फेक वेबसाइट क्रिएट की जाती है जो हुबहू उस वाले जो फ्लिपकार्ट का जो मेन ईमेल आईडी होता है, मेन जो वेबसाइट होती है उसकी कॉपी होती है, और वही जो कॉपी ईमेल होता है या फिर जो वेबसाइट होती है वो क्या करते हैं, अटैक करने वाले लोग हमको भेजते हैं या फिर जो टारगेट होता है उनको भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं या फिर वेबसाइट भेजते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर ऐसा ऑफर निकाल दिया, बहुत सस्ते में आपको सामान मिल रहा है, या फिर बैंक की तरफ से आपको मेल आ जाता है कि आपकी केवाईसी पेंडिंग है या फिर कुछ ऐसी डिटेल आपको वहाँ पे सबमिट करनी है जिसको आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेल के ज़रिए आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ऐसे मेल आ जाते हैं या फिर हमें ऐसे बताया जाता है, तो हम भी ज़्यादा देखते नहीं हैं, सीधा हमें पता चल जाता है हाँ SBI की तरफ से मेल है या फिर फ्लिपकार्ट की तरफ से मेल है, बिल्कुल सेम होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है उसमें, वो हमें एग्जैक्ट उस टाइम पे पता नहीं चलता और हम उस वाले मेल के साथ अपनी जो पर्सनल डिटेल होती है या फिर हमारी जो पर्सनल जानकारी होती है, जैसे आधार डिटेल, पैन डिटेल, बैंक डिटेल, पासवर्ड, OTP, ये सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी हम उस वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर देते हैं, वहाँ पे ऑफर तो होती नहीं है, ज़्यादा प्राइस दिखाता है या फिर ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, उसके बाद हमसे अमाउंट भी लिया जाता है, ऑर्डर आती नहीं। और दूसरा मेन रीज़न होता है डेटा लीक होने का, डेटा ब्रीच होने का, कि आपका सॉफ्टवेयर, आपका एप्लीकेशन अपडेट ना हो। मतलब हम ऐसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखते हैं और उसको अपडेट करते नहीं है। ज़्यादातर लोग अपडेट नहीं करते, कुछ लोग अपडेट करते हैं। इससे होता क्या है कि कुछ एप्लीकेशन में अगर कुछ दिक्कत आती है या फिर कुछ ग्लिचेस निकलते हैं या फिर कुछ ऐसी वल्गरिटी मिलती है, तो वो क्या करते हैं, उस वाले एप्लीकेशन को अपडेट कर देते हैं जिससे उसको पैच किया जा सके, और उसके बाद वो जो परेशानी होती है, जो डेटा लीक होता है या कुछ भी दिक्कत आती है एप्लीकेशन में, वो हो ना सके। तो ये उसके पीछे का मेन रीज़न होता है एप्लीकेशन को अपडेट रखने का, और नए नए फीचर भी उसमें आते हैं। अगर हम एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करते हैं तो हो सकता है हमारा जो डेटा है वो लीक हो जाए। योनो SBI ने कुछ ऐसा ही किया है कि एंड्रॉयड 11 के नीचे जितने भी वर्जन आते हैं वहाँ पे उनके एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अब आपको एप्लीकेशन वो नहीं दिखता, आपके मोबाइल में नहीं चलता। अगर आपके मोबाइल का वर्जन एंड्रॉयड 11 के ऊपर है तो ही आप योनो का SBI एप्लीकेशन यूज़ कर सकोगे। उसके पीछे उन्होंने रीज़न बताया कि सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि वो बैंकिंग एप्लीकेशन है और बैंकिंग एप्लीकेशन को अप टू डेट रहना चाहिए, उसके लिए अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, अपडेट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ताकि कुछ भी उसमें दिक्कत ना आ सके। तो ये मेन रीज़न होता है डेटा लीक होने का या फिर डेटा ब्रीच होने का। अभी हम बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले आपको जो अपना पासवर्ड होता है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना होता है। मतलब जो
थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आती है, थर्ड पार्टी लिंक आती है, कॉपी लिंक आती है, कुछ भी ऐसा आता है, वहाँ पे आपको अपना पासवर्ड, आईडी, ईमेल आईडी, आधार डिटेल, पैन डिटेल एंटर ही नहीं करना। या फिर कहीं पे ऑफर आते हैं 300 वाला रिचार्ज ले लो, फ्री में ले लो, अंबानी का बर्थडे, ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो रिचार्ज बांट रहे हैं, ऐसे कुछ भी ऑफर आते हैं, तो वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी नहीं देना, आधार डिटेल भी नहीं देनी, पैन डिटेल भी नहीं देनी, बैंक डिटेल तो बिल्कुल कहीं पे नहीं देनी। ऐसी जगहों से आपको सबसे पहले बच के रहना चाहिए। और इससे बचने का दूसरा तरीका ये होता है कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा नाम डाल दिया और उसके पीछे @1234 डाल दिया या फिर 00 डाल दिया। मतलब जो कॉमन पासवर्ड आते हैं इसको आपको यूज़ नहीं करना। ज़्यादातर लोग इसको ट्राई करके देखते हैं और हो सकता है किसी किसी का निकल जाए तो फिर आपका अकाउंट वहाँ पे लॉगिन हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, ज़्यादा लेटर उसमें और सिंबल भी आते हैं, नाम भी आता है, कुछ भी ऐसा रखिए जो किसी सामने वाले पर्सन को पता ना चले। बर्थ डेट तो बिल्कुल नहीं डालनी है, नहीं तो मेरा नाम और उसके पीछे @1997 कर दिया, हो गया मेरा पासवर्ड। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। या फिर बच्चे का नाम, पत्नी का नाम, गर्लफ्रेंड का नाम, ये कहीं पे भी एंटर नहीं करना। और एंटर करोगे तो भी आपको अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वहाँ पे क्रिएट करके रखना है। इससे और एक तरीके से बचा जा सकता है, वो होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता क्या है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, लेकिन बहुत सारे एप्लीकेशन इनको देते हैं। जैसे फेसबुक देता है, उसके बाद व्हाट्सएप भी देता है, इंस्टाग्राम भी देता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत सारे ऐप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे देते हैं। और बैंकिंग के भी एप्लीकेशन या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको हर लॉगिन के टाइम एक और पासवर्ड एंटर करना होता है, या फिर एक OTP दिया रहता है। वो OTP रिसीवर के पास जैसे आता है उसके बाद वो लॉगिन हो जाता है। OTP नहीं आता तो आप कितना भी कोशिश कर लें ईमेल आईडी से और पासवर्ड से वहाँ पे लॉगिन करने का, तो वो नहीं होता। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको वहाँ पे देना पड़ता है। ये फिंगरप्रिंट के जरिए भी होता है, फेस आईडी के जरिए भी होता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो वो आपको वहाँ पे ऑन करके रखना चाहिए, जिससे हमारा जो डेटा होता है वो सेफ रहता है। लॉगिन डिटेल होती है वो वहाँ पे सेफ रहती है। पब्लिक वाईफाई का यूज़ नहीं करना है, और यूज़ कर भी रहे हैं तो भी आपको वहाँ पे VPN का यूज़ करना है। और VPN का यूज़ भी कर रहे हैं तो भी बैंकिंग साइट या फिर बैंक लॉगिन, ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे लॉगिन नहीं करनी। जब आप पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर रहे हो तब VPN लगा हुआ है तो भी आपको वहाँ पे अपनी बैंक डिटेल नहीं डालनी। सीधा आपको YouTube देखना है, मूवी देखनी है, सीधा वहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन आप पब्लिक वाईफाई के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मतलब आप पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्ट है और बैंक को लॉगिन नहीं करना, या फिर फ़ोन पे से पेमेंट नहीं करना, जीपे से पेमेंट नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्ट हो तब नहीं करना। तो बाकी आपको क्या लगता है और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। क्या आपका कभी पासवर्ड लीक हुआ है, क्या आपकी कभी लॉगिन डिटेल लीक हुई है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।